हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और अभी 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, उसके लिए सॉरी बोलूँगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर आ रहा था। इस वजह से 3 दिन का हमारा गैप हो गया है, वीडियो नहीं हो पाए हैं आज से। लेकिन जो वीडियो होगा आपका रेगुलर रहेगा। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पेडागोजी और क्रिटिकल पेडागोजी, मतलब कि शिक्षण शास्त्र और आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि शिक्षण शास्त्र क्या होता है। थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ कुछ पॉइंट में। शिक्षण शास्त्र क्या होता है कि जो क्लासरूम से लेके, ठीक है, जो हमारा एक क्लास होता है और क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ों की हमको आवश्यकता होती है, जो भी क्लास की में जो इन विधियों का हम यूज करते हैं क्रियात्मक तरीके से, जो भी प्रैक्टिकल होते हैं, क्रियाएं होती हैं, और आपका सिलेबस होता है, जो पाठचर्या होती है, किताबें होती है, जो कुछ भी होता है क्लासरूम से लेके टीचर, प्रिंसिपल और जो स्टूडेंट होते हैं, एक क्लासरूम से लेके जो हमारा एक रिजल्ट आने तक का जो सफ़र होता है, वो हमारा पूरा पेडागोजी के अंतर्गत आ जाता है, शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है कि हम क्लासरूम में कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं और अपनी जो पाठ्य वस्तु होती है, जो हमको पढ़ना होता है, उसको हम कैसे पूरा अपने उसमें को पढ़ते हैं, किस तरीके से हम उसको पास करते हैं। तो इसको हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं। शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका आ जाता है और एक बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं, किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको किताबी ज्ञान किस तरीके से हम दे सकते हैं, तो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद क्रिटिकल पेडागोजी, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। तो क्रिटिकल पेडागोजी क्या होती है कि उसके अंतर्गत केवल हम बच्चे को समझाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं है। यहाँ पर टीचर का रोल दूसरा होता है। यहाँ पर टीचर का रोल होता है कि बच्चे अपने आप से खुद सीखते हैं। उनके सामने हमको केवल क्वेश्चंस रखने होते हैं, प्रॉब्लम रखनी होती है, तो बच्चे स्वयं उनको सीखते हैं। यहाँ पे टीचर का मुख्य रोल नहीं होता है। बच्चे खुद इतने समझदार होते हैं, उनको हमको इस तरीके से बिहेव करना होता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें, ठीक है। तो क्रिटिकल पेडागोजी में, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में, हमने कल आपको बताया था, यहाँ पर जो सामाजिक न्याय होते हैं, जो लोकतंत्र से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, केवल एक बच्चे को हमको सिखाना नहीं होता है, ठीक है, कि वो जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चा स्वयं समझता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो वहाँ पे एक जो बच्चे की भूमिका होती है, वो सामाजिक सोशल पर्सन बन जाता है, सामाजिक प्राणी हो जाता है। तो वो खुद अपने स्तर से, और जो भी शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो भी उसके पास जो उसके सिलेबस होता है कि उसको क्या पढ़ना है, तो वो अपने तरीके से खुद डिसाइड करता है। बस टीचर को उसमें थोड़ी सी हेल्प करनी होती है उसको, ठीक है। बाकी बच्चा खुद इतना समझदार होता है क्रिटिकल पेडागोजी में। स्वयं बच्चा टीचर से प्रश्न भी पूछ सकता है, टीचर से पूरी इंक्वायरी भी कर सकता है, और टीचर से खुद बराबर का उनका रिलेशनशिप जो होता है बराबर का होता है कि टीचर यदि बच्चे को कुछ सिखाता है तो वो उससे सीखता भी है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होता है कि केवल टीचर सिखाता रहता है और बच्चे सीखते रहते हैं, ठीक है। तो इसी का एक जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आई हूँ, ये आपका दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, पेडागोजी का ही है ये, जो आपको अभी हमने पढ़ाया, ठीक है। कौन से कथन पाउलो फ्रायरे के आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र में समाविष्ट है। तो जो आपको बताया था कि जो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की, क्रिटिकल पेडागोजी की शुरुआत किसने की थी, आपकी पाउलो फ्रेरे ने। इन्होंने आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की शुरुआत की थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपका दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 3 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो कौन से कथन पाउलो फ्रायरे के आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र से समाविष्ट हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि क्रिटिकल पेडागोजी क्या होती है। यहाँ पर बच्चा को केवल सिखाया ज्ञान, किताबी ज्ञान देना नहीं होता है, ठीक है, बच्चे को केवल हेल्प करना होता है उसके प्रॉब्लम को दूर करने में। उसके सामने हम प्रॉब्लम को रखते हैं, बच्चा स्वयं तर्क वितर्क करता है, स्वयं सीखता है और स्वयं उनकी आलोचना भी करता है। एक आलोचनात्मक तरीके से बच्चा कैसे, ये चीज़ है तो कैसे है, ऐसी है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकती, इस तरीके से आलोचनात्मक तरीके से बच्चा सीखता है, ठीक है। तो शिक्षण समवायी रूप से राजनैतिक है, ठीक है। शिक्षण में ज्ञान की तटस्थता का अभाव निहित होता है। क्रिटिकल पेडागोजी की बात हो रही है यहाँ पे। शिक्षण व्यवस्था परक होता है। सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे शिक्षण के अभिन्न अंग हैं।
शिक्षण सामाजिक यथार्थ से अलग है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा कि शिक्षण सामाजिक यथार्थ से अलग है, तो यहाँ पे इसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस तरीके के क्वेश्चन में एक आध पॉइंट ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो एकदम से कन्फर्म हो। जब हम उन चीज़ों को यहाँ पे फाइनल रूप से चूज कर लेते हैं तब उनका आंसर सिलेक्ट करते हैं। तो क्रिटिकल पेडागोजी में होगा कि शिक्षण सामाजिक यथार्थ से अलग है, तो ऐसा नहीं है, शिक्षण में सामाजिक यथार्थ की बात होती है। क्रिटिकल अगर यहाँ पे पेडागोजी की बात होती तो यदि शिक्षण शास्त्र की बात होती तो ये ऑप्शन आपका सही होता। ठीक है, कि शिक्षण सामाजिक यथार्थ से अलग है, लेकिन यहाँ पर आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र की बात हो रही है तो यहाँ पे ये अलग नहीं होगा, शिक्षा सामाजिक यथार्थ से अलग है, ये आपका गलत होगा, क्योंकि शिक्षा हमको सामाजिक रूप से करना चाहिए। यहाँ पे हमने आपको बताया कि लोकतंत्र और जो सामाजिक न्याय होते हैं, जो हम सामाजिक तरीके से समाज में जीते हैं, सबकी प्रॉब्लम को देखते हुए क्रिटिकल आलोचनात्मक तरीके से किसी समस्या का समाधान करना, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये गलत होगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि 5वां ऑप्शन कहाँ है, तो आपका ये ऑप्शन यहीं कट जाएगा। ठीक है, डी आपका हो नहीं सकता। इसके बाद सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे शिक्षण के अभिन्न अंग हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे शिक्षण के अभिन्न अंग हैं, मतलब कि ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो चौथा ऑप्शन किसमें है, इसमें है और इसमें है, तो आपका ये कट जाएगा। अब इन दोनों में से आपको चूज करना है कि फाइनल कौन सा होगा। तो आप देखते हैं कि इसमें भी दूसरा है और इसमें भी दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि शिक्षण में ज्ञान की तटस्थता का अभाव निहित होता है, तो आपका ये वाला बिल्कुल फाइनल रूप से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा फाइनल होगा। अब शिक्षण व्यवस्था परक होता है, तो शिक्षण व्यवस्था परक होता है, लेकिन पेडागोजी के अंतर्गत यहाँ पर हमारी शिक्षण की व्यवस्था जरूरी नहीं है कि हमको क्लासरूम में ही पढ़ना है। क्रिटिकल पेडागोजी में हमको जहाँ सही लगेगा हम वहाँ पढ़ेंगे, ये होती है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा जो व्यवस्था परक नहीं होता है, केवल हमको किताबों से क्लास में जाना है, टाइम टेबल होगा और आपको इतने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, टीचर आएगा आपको होमवर्क देगा, तो ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर बच्चे खुद अपने डिपेंड होते हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आपका ये कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरा नहीं होगा, तो इस देख लेते हैं कि आपका ये जो थर्ड आंसर है सी ये सही होगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला क्या है, शिक्षण समवायी रूप से राजनीतिक है, तो ये आपका सही होगा कि राजनीतिक की बात करता है जो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, इससे मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हुए हैं। यदि आप लोगों को इसके कोई और भी क्वेश्चन मिले तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर ठीक है, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं। आपके यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन प्लीज़ भेजिएगा, लेकिन इस नंबर पर कॉल प्लीज़ मत करिएगा, व्हाट्सएप से ही आप हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये टीचिंग लेवल पढ़ने हैं आपको। अभी तक आपने पढ़ा है शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी एंड क्रिटिकल पेडागोजी। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे शिक्षण का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग की, मतलब कि टीचिंग के कौन कौन से लेवल है, किस तरीके से हम टीचिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षण की प्रक्रिया चलती है इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। सबसे पहले होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है अवबोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। हो सकता है आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हों, लेकिन फिर भी हम एक आसान तरीके से इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्तर होता है ये सबसे निचला स्तर कह सकते हैं या शुरुआती स्तर कह सकते हैं। ठीक है, शुरुआती स्तर सबसे निचला होता है और शुरुआत का स्तर होता है। और अवबोध स्तर ये शिक्षण प्रक्रिया यहाँ पर चल रही होती है, ये बीच का होता है। ठीक है, बीच का होता है। यहाँ पर हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है वो चल रही होती है। और यहाँ पर चिंतन स्तर यानी कि लास्ट का होता है, अंत का होता है। ठीक है, सबसे लास्ट का होता है। यहाँ पर व्यक्ति सब तरीके से विचारवान हो जाता है, सब तरीके से वो सोच सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका जो स्मृति स्तर का जो प्रतिपादन था वो आपका किया था हार्वर्ड ने। ठीक है, और अवबोध स्तर का
जो प्रतिपादन किया था ये थे आपकी मॉरिशन, और चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिंग लेवल का हंट ने किया था। ठीक है, इसको चिंतन स्तर को और भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जो बोध स्तर होता है इसको समझ स्तर भी बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनके नाम एक ही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन स्तर का रिफ्लेक्टिंग लेवल और स्मृति स्तर का मेमोरी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्मृति स्तर बोलते हैं, और जो अवबोध स्तर है इसको बोध स्तर, समझ स्तर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका चिंतन स्तर है इसको परावर्ती या चिंतन स्तर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनके जो आपको ये प्रतिपादक है इनका नाम याद करने का एक मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता देती हूँ कि आप ये याद कर लेंगे तो आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इनके हैं हर्वर्ट, इनके हैं मॉरिशन और चिंतन स्तर के हैं हंट। तो इसको आप एक वाक्य को याद कर लीजिए, हर बार, यहाँ पे लिखो हर बार मारो हंटर से। ठीक है, ये केवल आपको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। हर बार मारो हंटर से, जब कभी भी आप इसको याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन है, हर्वर्ट है, जो सबसे शुरुआती स्तर के हैं यानी कि स्मृति स्तर लेवल के हैं, और दूसरा मारो, मारो से आपका याद आ जाएगा मॉरिशन जो आपके बीच के हैं, और हंट, हंटर से क्या आपको याद आ जाएगा कि हंट जो आपके चिंतन स्तर सबसे अंत के हैं। ठीक है, एक ट्रिक याद करवाने का है कि कभी आपसे पूछा जाए कि चिंतन स्तर का किसने प्रतिपादन किया था या चिंतन स्तर के वो कौन से हैं, तो आप हंट अब कैसे याद रखेंगे, तो एकदम से आप याद रख लीजिए, आपको ये तो लेवल याद रहेंगे, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, क्योंकि शुरुआती स्तर, बीच का स्तर और अंत का स्तर। तो हर बार मारो हंटर से, आप इस वाक्य को याद कर लीजिए, आपको इन तीनों के नाम याद आ जाएंगे। ठीक है, हर बार से हो गया हर्वर्ट, मारो से हो गया मॉरिशन, और हंटर से हो गया हंट, हर बार मारो हंटर से। ठीक है, तो आपको इन तीनों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनमें होता क्या है। ठीक है, मेमोरी लेवल सबसे शुरुआती स्तर होता है कि जब बच्चे को हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं, यहाँ पर बच्चे का बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चे को केवल क्या करते हैं, रटाते हैं चीज़ों को। ठीक है, प्रत्यास्मरण यानी कि वो केवल रिकॉल, उसको केवल हम रटाते हैं, पुनः याद दिलाते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो बार बार उनको स्मरण, यानी प्रत्यास्मरण का मतलब है बार बार हम उनको याद दिलाते रहते हैं, तो बच्चे चीज़ें क्या कर लेता है, रट लेता है। यहाँ पर बच्चे का बुद्धि का विकास बिल्कुल भी नहीं होता है, वो अपने दिमाग का यूज नहीं करता है। ठीक है, केवल जैसे हमने उसको ओलम रटा दी, ठीक है, गिनती रटा दी, पहाड़े रटा दिए, कोई गणित के सूत्र रटा दिए, तो केवल बच्चे ने रट लिया। कोई चीज़ उसने बाहर देख ली तो उसके दिमाग में वो छवि बन जाती है, उसने चीज़ों को देख लिया, रट लिया कि वहाँ ऐसी चीज़ थी। ठीक है, तो उसको वही चीज़ चाहिए। यहाँ पे बच्चे का बुद्धि का विकास नहीं होता है। यदि हम उसके, जैसे हमने उसको कलर रटा दिए, बता दिया ऑरेंज है, ये बनाना है एक, लेकिन नाम भर रट लिए बच्चे को, लेकिन यदि वो चीज़ें सामने देखेंगी तो बच्चे को मालूम नहीं होगा ये क्या है। ठीक है, यदि हमने बच्चे को यहाँ पर केवल हम रटा दिए जाते हैं, यहाँ पर उसका दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि ये शुरुआती लेवल होता है। शुरुआत में हम बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए कि जो स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, केवल मेमोरी बस, बाकी यदि कुछ दिन हम इनको नहीं पढ़ाएंगे तो ये हमारी मेमोरी से चली जाएंगी, क्योंकि हमने इनको समझा नहीं है। समझ के अगर हम किसी चीज़ को पढ़ लेंगे तो वो हमारे मेमोरी में हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन यहाँ पर हम चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ते, केवल क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यदि हम काफ़ी दिन तक उनको नहीं पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग से हट जाएंगे। ठीक है, बच्चों को रटाने वाली जो चीज़ें होती हैं तो इसको प्रत्यास्मरण या रिकॉल भी कहते हैं, इसीलिए इसको शुरुआती कहते हैं। जब बच्चा शुरुआत में पढ़ने जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, चीज़ों को रटा देते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे को नहीं पता ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, सी कौन, बुक दिखा दो तो वो नहीं बता पाएगा कि ए है कि सी है कि बी है, केवल बच्चे ने रट लिया चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा दिमाग काम करने लगता है और चीज़ों को हम समझ के पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो स्तर होता है इसको प्रत्यय का स्वामित्व भी बोलते हैं। इस वाक्य को याद रखना, क्योंकि ये वर्ड कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, यानी मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर केवल हमको किताबी ज्ञान, यहाँ पर जो हम क्लास की जो ज्ञान होता है कि बच्चे को केवल
अपनी क्लास पूरी करनी होती है, सेकंड क्लास में उसको क्या पढ़ना है, थर्ड क्लास में उसको क्या पढ़ना है, तो चीज़ों को समझ के पढ़ाया जाता है। यहाँ पर उसका जो माइंड होता है वो काम करके चीज़ों को समझ के पढ़ता है, ठीक है। इससे बेटर ये होता है। यहाँ पर क्या होता है, टीचर का रोल मुख्य रूप से होता है। बच्चे को केवल क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जो टीचर पढ़ाएगा वो बच्चा रट लेगा। बच्चे को नहीं पता हमको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, स्मृति स्तर के लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो मुख्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक और छात्र बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों समझते हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मतलब यदि कोई क्वेश्चन है तो वो टीचर से पूछेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कई बार पूछेगा। यदि टीचर गलत होगा तो छात्र यहाँ पर कह भी देगा कि नहीं मैम आप ये गलत पढ़ा रही हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे के पास स्मृति स्तर में इतनी नॉलेज नहीं होती है, उसको नहीं मालूम होता है क्या सही है क्या गलत। लेकिन यहाँ पर बच्चे के पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वो चीज़ों को समझने लगता है, ठीक है। यहाँ पर जो शिक्षक का काम होता है वो ये होता है कि जो छात्र के पास जो पाठ्य वस्तु है वो बच्चे को इस तरीके से समझाएं कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहें तथा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके बच्चे अच्छी तरीके से उसको सीख सकें, ठीक है। अपनी पाठ्य वस्तु को पूरा कर सके, क्रियाओं के माध्यम से, अपने दिमाग सूझबूझ के माध्यम से खुद समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रहेंगी। हमको चीज़ों को यहाँ पर रटना नहीं होता है। जैसे हम लोग कहीं कोचिंग में जाते हैं ना तो पढ़ाते हैं समझाते हैं चीज़ों को, यहाँ पर चीज़ें यदि हम रट लेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। यदि चीज़ों को हम समझ के पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहेंगी और काम आने पर वो हमको याद तुरंत ही आ जाएंगी, ठीक है। अब ये तीनों लेवल ऐसे हैं कि यदि हमारा ये लेवल नहीं शुरू हुआ होगा तो हम ये लेवल नहीं पहुंच सकते इस लेवल पे। तो इसके लिए यदि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ रहे हैं तो इसके पहले ज़रूरी होता है कि हमारा स्मृति लेवल जो मेमोरी लेवल होता है वो पूरा हो चुका हो, ठीक है। हमने कुछ चीज़ों को रट लिया हो। यदि हमने गिनती पहाड़े रटे नहीं होंगे तो यहाँ पर बताइए हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे समझ के, ठीक है ना। तो यदि जब हमको गिनती आती होगी, पहाड़े हमारे रटे हुए होंगे, तभी यहाँ पर यदि हमारे पास कोई सूत्र दे दिया, यहाँ पर तो हमने सूत्र को रटा था, लेकिन जब हम सूत्र का यहाँ पर किसी गणित के सूत्र हुए, साइंस के जो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व करेंगे सवाल को तो कैसे करेंगे, जब हमारी जो स्मृति लेवल पूरा हो चुका होगा तभी हम इस लेवल को पूरा कर पाएंगे। और जब हमारा अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा, पूरा हो चुका होगा, तभी हम स्तर पर इस लेवल पर पहुंचेंगे। वरना ये लेवल ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीधा इस लेवल पर आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है उसका दायित्व होता है कि वो छात्र के अंदर इतने अच्छे जो छात्र के सामने उसकी पाठ्य वस्तु को अच्छे से क्लियर कराए और ऐसी क्रियाएं करवाए कि जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकें, जिससे बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो वो अच्छा हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये जो चिंतन स्तर होता है, यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा समस्या केंद्रित होता है, ठीक है। ये जो स्तर होता है समस्या केंद्रित होता है और यहाँ पर ये जो थे ये पाठ्य वस्तु केंद्रित थे, ठीक है। यहाँ पर समस्या नहीं थी बच्चे के पास, यहाँ पर क्या थी, पाठ्य वस्तु। यहाँ पर इस लेवल को बोला जाता है प्रत्यय का स्वामत्व यानी मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बच्चे को हमें उसकी पाठ्य वस्तु को इतने अच्छे से समझाना होता है कि बच्चा कैसे अपनी पाठ्य वस्तु को क्रियाशील होकर स्वयं अपनी सूझबूझ के माध्यम से समझ सके। लेकिन ये जो लेवल होता है ये समस्या केंद्रित होता है। यहाँ पर हम बच्चे के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न करते हैं, ऐसी समस्या रखते हैं कि जिससे बच्चे ने जो अभी तक जितना भी सीखा, जितना भी उसने अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीखा, वो उसके अपने ज्ञान का यूज करके अपने सूझबूझ के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके, ठीक है। किस तरीके से, अपने विचार के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, तर्कपूर्ण खोज करके वो स्वयं अपने दिमाग का यूज करके, ठीक है, तर्क वितर्क करके, यानी कि यहाँ पर बच्चे के अंदर आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक दोनों चिंतन का विकास होता है। इसीलिए इसको समस्या केंद्रित कहते हैं। यहाँ पर बच्चे के सामने कोई समस्या रख दी जाती है कि जिससे बच्चा स्वयं तुरंत क्रियाशील होता है और
तर्क वितर्क करता है, खोज करता है और अपना ज्ञान जो उसने अभी तक सीखा उसका यूज करके अपनी समस्या का समाधान करता है, जिससे बच्चे के अंदर आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। आलोचनात्मक तरीके से खोज करता है, आलोचनात्मक तरीके से समस्या का समाधान करता है तथा सृजनात्मक तरीके से भी उसको सोचता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। ठीक है, तो इन तीनों में आपको अंतर समझ में आया कि क्या है। यहाँ पर चीज़ों को केवल रटना है, यानी प्रत्यास्मरण, रिकॉल। यदि हम रिकॉल प्रत्यास्मरण करते रहेंगे तो चीज़ें हमारे मेमोरी में बनी रहेंगी। यदि हम उनका रिकॉल नहीं करेंगे, प्रत्यास्मरण नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारी मेमोरी से हट जाएंगी। केवल यहाँ बच्चों को रटाना होता है, समझाना नहीं होता है। यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो मुख्य होता है और ये सबसे शुरुआती स्तर होता है। ठीक है, ये बीच का होता है। यहाँ पर छात्र और शिक्षक की भूमिका दोनों की बराबर होती है। और यहाँ पर ये जो मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर हमको केवल बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है उसको तैयार कराना, उसको समझाना कि बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है, जो पाठ्य वस्तु है, वो उसने कितनी अच्छी से पूरी पढ़ ली है, पूरी अच्छे से समझ ली है। ठीक है, कितना उसने सीख लिया है। और यहाँ पर बच्चे ने जो सीखा उसका तर्कपूर्ण तरीके से, खोजपूर्ण तरीके से, अपनी सूझबूझ के माध्यम से, अपने ज्ञान का उपयोग करके बच्चा अपनी समस्या को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो इसका ये लेवल होता है। ठीक है, अब हम इनकी संरचना की बात करते हैं। ठीक है, कि इनके जो स्टेप होते हैं किस किस तरीके से इनकी प्रोसेस पूरी होती है। तो अभी हमने बात की इनके बारे में। जैसे स्मृति स्तर का उद्देश्य पूछा जाए कि क्या होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें बच्चे को ज्ञान देना होता है, बच्चे को चीज़ें रटानी होती हैं और उन रटे हुए चीज़ों को बच्चे याद किए रहें, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन चीज़ों को बार बार हमको प्रत्यास्मरण करना पड़ता है, जिससे बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें रिकॉल होती रहें, बराबर बनी रहें मेमोरी लेवल में। और अवबोध स्तर का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे के अंदर समझ विकसित करना होता है, उसकी पाठ्य वस्तु को पूरा कराना होता है। जो पाठ्य वस्तु है वो बच्चे ने कितनी सीख ली है, इसका हमारा उद्देश्य ये होता है। और चिंतन स्तर पर जो लेवल होता है ये समस्या समाधान का लेवल होता है। यहाँ पर बच्चे को कोई पाठ्य वस्तु नहीं होती है, यहाँ पर उसकी सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्तिगत समस्या होगी तो उसको व्यक्ति दूसरे तरीके से सॉल्व करेगा, और सामाजिक समस्या होगी तो घर का होगा, यदि घर की होगी, बाहर की होगी, स्कूल की होगी, तो अलग अलग तरीके से समस्याएं होती हैं। ये आपका जो समस्या स्तर होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसके हम स्टेप के बारे में बात करते हैं। संरचना है ये जो हमारी मेमोरी लेवल की है। इनसे क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है और सेकंड पेपर में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी एक इसका क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। केवल इतने से ही आपके 2 क्वेश्चन 100% आएंगे और यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी बात करेंगे, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रस्तावना होगा। तो प्रस्तावना में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे होते हैं, जो चीज़ें रटा रहे होते हैं, उनके पास पहले की क्या नॉलेज है हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, उनके पास कितना ज्ञान है, उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है, तो हम उसकी नॉलेज लेते हैं और जो हम पढ़ाएंगे तो उसके नए ज्ञान के साथ उनके जोड़कर पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हम कुछ भी पढ़ा देंगे, पहले हम बच्चे को चेक करते हैं कि बच्चे को क्या क्या आता है, जिस तरीके से, क्योंकि ये स्मृति लेवल का है। यदि बच्चे को ABCD नहीं आती होगी तो आगे बच्चा स्पेलिंग कैसे सीखेगा। तो बच्चे को जो हम पढ़ाएंगे वो नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे, कि हम यदि बच्चे को जो ज्ञान नया दे रहे हैं वो पुराने ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये करते हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन, ये सारी चीज़ें उस लेवल पे आ जाएंगी जब बच्चे को हम PG में, UKG में एडमिशन दिलाने जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका याद रखिएगा कि जब PG लेवल भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो जब हम PG में बच्चे को एडमिशन देने जाते हैं तब भी। इसके बाद उद्देश्य कथन, मतलब बच्चे को हमको क्या पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है। फर्स्ट क्लास में यदि हम बच्चे को रख रहे हैं, PG में यदि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या क्या उसको पढ़ाना है, तो हम सारी चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पर क्या कर देंगे, लिख देंगे।
ठीक है। जब लिख देंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें बच्चे को पढ़ाना है। इसके बाद आएगा विषय प्रवेश। ठीक है, तो विषय प्रवेश के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि कौन सा विषय हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे में बच्चे को कुछ क्रियाएं करके दिखाएंगे और किस तरीके से हम बच्चे को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट का ज्ञान आ जाएगा। मान लीजिए हम इंग्लिश का दे रहे हैं तो ABCD आ जाएगी। तो बच्चे को हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, वो ABCD किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, या कुछ ओलम पढ़ा रहे हैं या कोई गिनती पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चे को किस तरीके से समझा रहे हैं, उनको स्वयं हम दिखा के सिखाते हैं, कुछ क्रियाएं करके सीखने के लिए अवसर प्रदान करते हैं कि जिससे बच्चे अपनी जो पाठ्य वस्तु होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, अपने जो लेसन होते हैं उनको किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद तुलना व संबंध। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल PG क्लास मेमोरी लेवल पे है, तो इसमें केवल ये छोटी छोटी चीज़ें ही आएंगी। ये इनकी संरचना है, इनके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन पूछे जाएंगे तो अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल जैसे प्रस्तावना दे दिया, यहाँ पर उसका लिख दिया कि प्रस्तावना के अंतर्गत क्या आएगा, विषय प्रवेश के अंतर्गत क्या, तो इनको मैचिंग में आ जाता है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद तुलना व संबंध में क्या आ जाएगा कि जो भी बच्चे को हमने पढ़ाया है, जो भी हमने बच्चों को सिखाई हैं चीज़ें, उनका आपस में क्या संबंध है, उनकी तुलना करेंगे कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया वो और बच्चे के पास जो ज्ञान है उनका आपस में किस तरीके से क्या संबंध है। ठीक है, तो जो भी हमने बच्चे को पढ़ाया उसका आपस में तुलना करके उनका संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, प्रयोग क्या होता है कि बच्चे को जो भी हमने नवीन ज्ञान दिया, जो भी हमने सिखाया, वो उसका अन्य परिस्थितियों में किस तरीके से प्रयोग कर सकता है, किस परिस्थिति आगे की परिस्थितियों में उनका कैसे प्रयोग कर सकता है, तो इसको चीज़ों को सिखाना पड़ रहा है। निष्कर्ष में क्या होता है कि जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं, जो भी बच्चा सीखा है, निष्कर्ष का अंत होता है कि बच्चे ने कितना सीखा। हमने ये स्टेप पूरे कर लिए, इसके बाद बच्चे ने कितना सीखा, मतलब कि बाद में बच्चे को हम सोचने विचारने का थोड़ा सा समय देते हैं कि बच्चा स्वयं सोच सके, विचार सके और अब उसने जो जो सीखा उन चीज़ों को देख सके। ठीक है, ठीक है, तो अब आप बात करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो संरचना है, जो प्रोसेस है, वो किस प्रकार से होती है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने आपको बताया कि मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, जो टीचर होता है उसका ये रोल होता है कि बच्चे को बिल्कुल से अपनी पाठ्य वस्तु का बिल्कुल अच्छी तरीके से बोध हो जाए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको लर्न हो जाए और वो पूरा का पूरा उस चीज़ को समझ जाए, इसीलिए कहते हैं मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट का वो मास्टर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, टीचर का यहाँ पर यही रोल होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अन्वेषण। ठीक है, सबसे पहले जो संरचना में इसका कॉन्सेप्ट होता है अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण में क्या होता है कि जब यहाँ पर हमको बच्चे को किसी न किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ाना होता है, तो हमारे पास जो लेसन होता है, जो उसकी पाठ्य वस्तु होती है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं करते हैं। यहाँ पर हम पाठ्य वस्तु को वो करते हैं कि हम किस तरीके से बच्चे के सामने लाएंगे, किस क्रमबद्ध तरीके से बच्चे को हमको यहाँ पर पढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो रोल होता है यही होता है कि पाठ्य वस्तु को हम विश्लेषण करते हैं और यहाँ पर एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चे के सामने उसको हमें कैसे लेकर आना है, यहाँ पर हम इसको डिसाइड करते हैं। इस प्रकार अगले स्टेप में होता है प्रस्तुतिकरण। जो हमने पाठ्य वस्तु है हमारी, जो हमारे लेसन है यानी जो पाठ है, बच्चे को किस प्रकार से एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में हमें बच्चे को समझाना है, एक छोटे छोटे पाठ के रूप में हमें बच्चे को पढ़ाना है, जिससे बच्चा एक रुचि पूर्वक अच्छे से पढ़ सके। यदि हम बच्चे को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो क्या होगा कि बच्चा का उससे इंटरेस्ट हट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रमबद्ध तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पाठ्य वस्तु को एक क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चे को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा धीरे धीरे उनको अपने सीखता जाता है और वो उसको अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ती जाती है और वो सीखता जाता है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर का काम होता है वो ये भी ध्यान देता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों ने सीखी कि नहीं सीखी। यदि सीखी तो कितने छात्रों ने सीखी, यानी 10 छात्र हैं तो 10 में ऐसा नहीं है कि हमने सिखाया तो केवल 5 छात्रों ने सीख लिया हो और 5 छात्रों ने ना सीखा हो। तो यदि 5 छात्र नहीं सीखते हैं तो टीचर जब तक उसको रिवाइज करता रहता है, जब तक उनको बताता रहता है, जब तक ये पूरे छात्र नहीं सीखते हैं। जैसे क्लास में हम लोग पूछते हैं ना कि यदि किसी को नहीं आया हो तो दोबारा से बता दो, हम दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, तो ये वही चीज़ होती है। इसके बाद परिपाक का क्या मतलब होता है?
ठीक है। जैसे कि परिपाक का मतलब होता है कि जो हमने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे कितने उसमें परिपक्व हुए हैं, इसका मतलब होता है एसिमिलेशन। मतलब कि जैसे जब हम आपको पढ़ा देते हैं क्लास में, जब टीचर आता है और बच्चे को पढ़ाता है, कोई लेसन उसने पढ़ाया, तो इसके बाद बच्चे को कितना समझ में आया, इसके लिए वो प्रश्न पूछते हैं उनसे, जिससे क्या होता है कि उनका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाता है। यदि यहाँ पर हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और तुरंत इसी के क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका कभी भी नहीं भूलेगा आपका। ठीक है। तो परिपक्व का मतलब होता है कि जैसे हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं और बच्चे को कई क्रियाएं करा देते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। अन्य का तो जो बच्चे का ज्ञान होता है वो कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और बच्चे पर अपनी ज्ञान की जो पकड़ होती है वो मजबूत हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर परिपाक का यही मतलब है कि बच्चे को हमने जो सिखाया वो उसमें कितना परिपक्व हुआ, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो सब विद्यार्थी सुनते हैं और अलग अलग क्वेश्चन जवाब सवाल में बच्ची का ज्ञान कैसा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। ठीक है। इसके बाद व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने जो पढ़ाया, इसके बाद हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के लिए जैसे मास्टरी टेस्ट हो गया, जिस तरीके से मान लीजिए हमने उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट लिया, या जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चे को खुली छूट होती है कि वो अपनी भाषा में अपने तरीके से जो चीज़ों को कितना उसके समझ में आया, उसने कहाँ तक चीज़ों को समझा, अपनी भाषा में यहाँ पर वो लिखता है, प्रश्नों के जवाब देता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है। अगला है वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी बच्चे ने पढ़ा या जो भी टीचर ने पढ़ाया, तो बच्चा उसको अपने छात्र को, अपने जो साथी समूह है, जो उसके स्टूडेंट के साथ में क्लासमेट हैं, उनको मौखिक सुनाता है, मौखिक सुनाता है, या टीचर को मौखिक सुनाता है जो भी उसने पढ़ा या जो भी लर्न किया एक लेक्चर के रूप में। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है। तो ये आपका अवबोध स्तर की ये संरचना हो गई। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन स्टेप नहीं कभी पूछे जाते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। एक ये समझने के लिए है, हमेशा इसका मैचिंग आता है कि जैसे परिपाक के अंतर्गत क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा होगा कि बच्चे ने ज्ञान को कितना अच्छे से समझ लिया, तो आप परिपाक को उससे मैच कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है। इसके बाद चिंतन स्तर में हमने आपको बताया कि यहाँ पर पाठ्य वस्तु से लेकर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हमारे सामने समस्या होती है, जिससे हमारा सामाजिक विकास होता है, जिससे हमारा सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। ठीक है। तो समस्या हमारी कैसी होगी, या तो व्यक्तिगत होगी या सामाजिक समस्या होगी। सामाजिक समस्या होगी तो घर से होगी, यानी परिवार से होगी, या विद्यालय से होगी, विद्यालय से रिलेटेड होगी, या व्यक्तिगत समस्या होगी तो वो हमारी कोई पर्सनल होगी। तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं। तो समस्या को हम कई प्रकार से बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो इसके सामने कोई लक्ष्य है, यानी उसका उद्देश्य है। अभी यदि ठीक है, तो जैसे कोई बच्चे जो विद्यार्थी होता है उसका क्या होता है, कोई उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जब वो प्रयास करता है, तो मान लीजिए उसमें कोई बाधा आ जाती है। जब बाधा आ जाती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के में, यदि कोई समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उस बाधा से उसके मन में क्या तनाव हो जाता है। तो जब उस तनाव से निपटने के लिए बच्चा सोच विचार करता है, आलोचनात्मक चिंतन करता है, क्रिएटिव सृजनात्मक चिंतन करता है, तो क्या होता है कि समस्यात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसी को रिफ्लेक्टिंग लेवल भी बोलते हैं, यानी चिंतन स्तर भी बोलते हैं। तो ये जो समस्यात्मक स्थिति होती है आपकी डीबी की समस्यात्मक स्थिति, यहाँ पर कई समस्यात्मक स्थिति दी है, तो इनको हमारा कोई वो नहीं है कि ये जो स्थिति है डीबी की, ठीक है, डीबी की समस्यात्मक स्थिति है। डीबी महोदय का मानना था, उन्होंने कहा था कि यदि कोई बालक कोई समस्या को सॉल्व करने में, कोई समस्या को सॉल्व कर रहा है और उसके सामने कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो बच्चे के मन में क्या तनाव आ जाता है। जब दिमाग में तनाव आ जाएगा तो फिर समस्या की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसी को हम डीबी की समस्यात्मक स्थिति कहते हैं। दूसरी जो स्थिति है जिसको हम दो नोक वाली पथ स्थिति कहते हैं, दो नोक वाली, वो कैसी होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर हमको मान लीजिए
ये व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हमको समान रूप से आकर्षण कर रही हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक पिज्जा दिया हुआ है और यहाँ पर बर्गर है, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो हमको बराबर आकर्षित कर रही है। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको ये खाना है कि ये खाना है, तो यहाँ पर भी तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो भी समस्या की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं, कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं, अब वहाँ पर होता क्या है, हमको दो कपड़े ऐसे होते हैं, वो सूट हो या साड़ियाँ हो, कुछ भी हो, ऐसी लगती हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम ये लें कि ये लें। दोनों बराबर रूप से अच्छी लगती हैं, ठीक है। कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि ये कम अच्छी लग रही है, ज़्यादा अच्छी। यदि ऐसा हो तो हम तुरंत फाइनल कर देंगे कि ये ज़्यादा अच्छी है तो ये ले लो। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो कि दोनों चीज़ें बराबर रूप से अच्छी लग रही हों, दोनों में हम फंसे हुए हों कि हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये वाली चीज़ लें कि ये वाली चीज़ लें, तो ऐसे में भी समस्या की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमारे ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। जब हमको समान रूप से दो चीज़ें बराबर आकर्षित करती हैं तो भी व्यक्ति आपस में उलझ जाता है, तो इसको हम कहते हैं दो नोक वाली पथ परिस्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर भी समस्या की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये समस्याएं होती हैं, इसमें हम पाठ्य वस्तु को रोल नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ इनमें हम और समझ लेते हैं, वो होता है हमारा, जैसे सामाजिक प्रणाली तीनों लेवल की क्या होती है और मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है, ठीक है। तो सामाजिक प्रणाली को समझते हैं और मूल्यांकन प्रणाली को समझते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर स्मृति स्तर में, ठीक है, सामाजिक प्रणाली क्या होगी और मूल्यांकन प्रणाली क्या होगी। तो सामाजिक प्रणाली का अंतर्गत है कि इसमें कितने लोग शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षार्थी होंगे वो शामिल होंगे। अवोध स्तर की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपके स्मृति स्तर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तीनों की सामाजिक प्रणाली अलग अलग होगी। तो यहाँ पर जो सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत कितने लोग आ जाएंगे, शिक्षार्थी आ जाएगा, जितने भी क्लास में शिक्षार्थी होंगे, और शिक्षक आ जाएगा। तो सामाजिक प्रणाली जो टीचिंग होती है, जो शिक्षण होता है, वो हमेशा सामाजिक रूप में होता है, क्योंकि क्लास में पूरे के पूरे समाज से बच्चे आते हैं, वो अलग अलग समाज के होते हैं, अलग अलग संस्कृति के होते हैं। तो वहाँ पे हमको सभी बच्चों के साथ एक जैसा बिहेवियर करना ठीक है। तो यहाँ पर हमको सभी बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना होता है। तो यहाँ पर जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं, ये जो सामाजिक प्रणाली के सदस्य होते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर शिक्षार्थी क्या होता है, एक श्रोता के रूप में रहता है। बच्चा केवल एक सुनता है, और टीचर का अधिकार होता है बच्चे के ऊपर कि वो जो सिखाएगा वो छात्र सीखेगा, ठीक है। तो ये सामाजिक व्यवस्था हो गई। और मूल्यांकन व्यवस्था कैसे होगी, यहाँ पर हम बच्चों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में हम बच्चों से पूछ लेंगे, ठीक है, या कुछ चीज़ें दिखाकर पूछ लेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, कुछ क्रियाएं करा के पूछ लेंगे। तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, या तो हम लिखित रूप में करेंगे, या मौखिक रूप में करेंगे, या कुछ क्रियाओं के रूप में करेंगे, या कुछ बच्चों को दिखा के पूछ लेंगे। तो ये मूल्यांकन प्रणाली हो गई। तो ये किसकी हुई, आपके स्मृति स्तर की, मेमोरी लेवल की हुई, ठीक है। इस स्तर में जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो कैसे होती है कि छात्र होता है और शिक्षक होता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक का बिहेवियर होता है, रोल होता है, वो कैसा होता है कि छात्र के ऊपर उसका केवल इतना अधिकार होता है कि वो छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करता है, कि यदि छात्र कुछ गलत करता है तो वो उसको सिखाता है, उसको डांट सकता है, दंड भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो छात्र होता है वो निष्क्रिय नहीं होता है, ठीक है, सक्रिय होता है। लेकिन जो स्मृति स्तर में था, यहाँ पर छात्र कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, और जो शिक्षक होता है वो पूरा का पूरा सक्रिय होता है। यानी मुख्य रूप से टीचर का ही रोल होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का बराबर होता है, ठीक है, दोनों बराबर तौर पे सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सामाजिक प्रणाली होती है वो कैसी होती है कि छात्र के ऊपर शिक्षक का कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, केवल वो उसका कैसा होता है, उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है और उसके सामने पूरी पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है, उसको सिखाता है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और दोनों की बराबर भूमिका होती है। और यहाँ पर जो मूल्यांकन प्रणाली होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के पक्का करने पर जोर दिया जाता है। जो पाठ्य वस्तु है
वो बच्चे को कितने अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर मौखिक तरीके से हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, लिखित तरीके से, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, और बच्चे को नहीं समझ में आया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो हम दोबारा से उनको समझाते हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली की जो व्यवस्था होती है अलग अलग तरीके से होती है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है। ठीक है, तो उसकी सामाजिक प्रणाली, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, अगर आप इनको आराम से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अगला स्तर, इसमें जो सामाजिक प्रणाली होगी वो कैसी होगी? चिंतन स्तर में यहाँ पर जो शिक्षक होता है उसका स्थान कैसा होता है? गौण होता है, मतलब कि केवल एक संचालक का होता है। ठीक है, और जो छात्र का स्थान होता है वो मुख्य होता है। टीचर का रोल केवल इतना होता है कि छात्र के सामने समस्या उत्पन्न करना। ठीक है, और कक्षा का जो माहौल होता है यहाँ पर बिल्कुल से खुला हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे के ऊपर किसी टीचर का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, और जो कक्षे का माहौल होता है कक्षा का बिल्कुल खुला हुआ होता है, बच्चा स्वतंत्र होता है सीखने के लिए। ठीक है, और टीचर का कोई उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होता है। जो शिक्षक का काम करना होता है वो ये होता है कि बच्चे के सामने समस्या को उत्पन्न करे तथा बच्चे के सामने शिक्षण के रूप में उसके सामने वाद विवाद सेमिनार कराए, जिससे बच्चों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके। ठीक है, बस केवल यही इसका वो होता है। और मूल्यांकन टीचर करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा नहीं ली जाती, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ से बच्चे का थ्योरिकल बेस पे निबंधात्मक प्रश्नों को हम यहाँ पर रखते हैं, जिससे हमको पता चल सके कि बच्चे में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन का विकास हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का विकास हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं, उन्हीं को हम रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दें कि वो जो ट्रिक हमने बताई थी आपको, हर बार मारो हंटर से। ठीक है, तो आपको इन तीनों लोगों के नाम याद रहेंगे। स्मृति स्तर हार्वर्ड का है, और अवबोध स्तर मॉरिसन का है, चिंतन स्तर हंट का है। ठीक है, हार्वर्ड मॉरिसन हंट, हर बार मारो हंटर से। इसमें केवल रटना होता है, इतना समझ लो, इसमें समझना होता है, और इसमें सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना होता है। ठीक है, हम कितने तर्क वितर्क कर सकते हैं, कितने तरीके से चीज़ों को विचार विमर्श कर सकते हैं, कि चीज़ों को सोच समझ सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को समस्या को हम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों जो स्तर होते हैं ये पाठ्य वस्तु से रिलेटेड होते हैं, शिक्षण व्यवस्था से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या केंद्रित ये स्तर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें आज की समझ में वो आ गई होगी, और आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, तीसरा भी आ सकता है। ठीक है, 1 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में ही आता है, और 2 या 3 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में इससे लेके आते हैं। ठीक है, तो यदि आप इतना आज का वीडियो देख लेंगे तो आपके 3-4 क्वेश्चन फाइनल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इन्हीं के क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।